हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है आवर पास्ट वन इसको कवर कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस बुक को स्टार्ट किया था विद चैप्टर 1 जो बात करता है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन के बारे में, है ना। तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा कि मतलब हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं, है ना। हम लोगों ने वहाँ पर ये देखा कि शुरुआत में लोग जो है वो कहाँ पर सेटल होना शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बड़े किंगडम्स कहाँ पर बने, कुछ जो सिटीज़ हैं अर्लीस्ट सिटीज़ वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में जाना कि हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में हम किन किन सोर्सेज से जान सकते हैं, है ना। हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में जाना, हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में जाना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें बात करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने हंटर्स गैदरर्स की बात की थी कि जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो या तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ करती थी उसको गैदर करते थे और या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते हैं उनको मारा करते थे, है ना। उनको शिकार करते थे उनका, और इसी से उनका जो जीवन था वो चल रहा था। लेकिन अब जैसा कि इस चैप्टर के टाइटल में ही आपको दिख रहा है कि हंटिंग गैदरिंग से लोग आगे बढ़ेंगे और अब वो फूड उगाना शुरू करेंगे, फूड ग्रो करना शुरू करेंगे। तो यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी, यहीं से जो है वो एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होगी। तो ये सब चीज़ें और इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर की फिर से शुरुआत होती है तुषार, जो यहाँ पर जिनकी इमेज दिख रही है ना, इनकी ट्रेन जर्नी से। ठीक है, अब ये तुषार नाम का जो पर्सन है ये दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है अपने कजिन की वेडिंग के लिए। ठीक है, ट्रेन से ये लोग जा रहे हैं और ये जो है ये व्यक्ति जो है, ये तुषार नाम का जो लड़का है, ये विंडो सीट पर बैठा हुआ है ट्रेन की। ठीक है, और ये बाहर की तरफ को लगातार देख रहा है। और जैसे ये जैसे आप कभी भी किसी ट्रेन में या किसी भी बस वगैरह में ऐसे व्हीकल में जाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, वो आपके पीछे की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे वो ये चीज़ देख रहा होता है तो उसके अंकल होते हैं वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन जो हैं वो आज से लगभग 150 साल पहले इस्तेमाल की गई थी पहली बार, है ना। और लोगों ने जो है वो बसेस का इस्तेमाल कुछ और देर में करना शुरू किया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता लगी कि ट्रेन जो हैं वो पहले चली हैं और बसेस जो हैं वो उसके बाद चली हैं। तो जब तुषार के अंकल ने उससे ये बात कही तो तुषार इस सोच में पड़ गया कि व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेर एवर दे वर बोर्न, है ना। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास जिस तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, है ना, और भी जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उससे हमारा जो ट्रेवल टाइम है या जो हमारी जर्नी है वो क्या हो गई है, काफ़ी आसान भी हो गई है ना। काफ़ी कम टाइम भी लगता है। अब तो हम एक देश से दूसरे देश, या आपके यूँ कहें कि हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो यही बात तुषार सोचता है कि क्या लोग जब एक जगह से दूसरी जगह तेजी से नहीं जा सकते थे तो क्या वो लोग अपना पूरा जीवन एक ही जगह बिताया करते थे, जहां पर पैदा हुए हैं क्या वहीं रहेंगे हमेशा? तो ऐसा तो नहीं होता था, है ना। तो अब यहाँ पर जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की है, पिछले चैप्टर में भी, है ना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, है ना। वाई वर दे ऑन मूव, उनके चलते रहने का कारण क्या था। अब हमने ये देखा है कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वहां पर लोग जो हैं वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो से लोग रहते आए हैं। और उन लोगों को हम क्या कहते हैं, हंटर गैदरर्स। ठीक है, अभी आगे जाके हम लोग एक टाइमलाइंस की बात करेंगे, एक कुछ पीरियड्स की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग एक शब्द देखेंगे दैट इज पैलियोलिथिक एज। ठीक है, आगे अभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसका एक रेफरेंस दे देता हूँ। तो पैलियोलिथिक एज आएगी और उसमें भी जो सबसे पुराना पीरियड होगा दैट विल बी लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये हंटर गैदरर्स का जो एविडेंस है वो हमें इस लोअर पैलियोलिथिक एज से मिलता है। ठीक है, अब इन लोगों को हंटर गैदरर्स क्यों कहते थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से इनको अपना खाना मिलता था,
ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे, उनको मारते थे, उनका शिकार किया करते थे, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, है ना, उसको ये कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे। तो इसलिए इनको कहा जाता था हंटर गैदरर्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, है ना, मछलियां पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, इन सबको गैदर करते थे। तो इसीलिए इनको जो है वो हंटर गैदरर्स कहा जाता था। अब हंटर गैदरर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे। इसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, क्या इसके पीछे मुख्य कारण है अगर वो हम देखें, तो पहली बात तो ये है कि वो हंटर गैदरर्स जो हैं वो एक जगह पर मतलब बहुत लंबे समय तक रहते थे, और जब वो एक जगह पर लंबे समय तक रहते थे तो होता क्या था कि उस जगह के जितने भी अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज हैं वो उन सबको खा लेते थे, है ना। तो इसलिए फिर उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि किसी एक जगह पर वो रह रहे हैं तो वहाँ के उन्होंने सारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल रिसोर्सेज हैं, वो सारे खा लिए, कंज्यूम कर लिए। अब वहाँ के एनिमल्स भी खत्म हो गए, प्लांट भी खत्म हो गए, तो उनको फिर फूड के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि जो एनिमल्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, है ना। या तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते थे, जिनको आप कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। तो वो छोटे शिकार की तलाश में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कौन, एनिमल्स। और या फिर अगर हम बात करें जैसे डियर हो गया या वाइल्ड कैटल, है ना, जो आपके हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो घास की तलाश में, पत्तों की तलाश में दूसरी जगह जाते थे, है ना। और जो लोग इन एनिमल्स को मारा करते थे, इनका शिकार किया करते थे, वो इन एनिमल के पीछे पीछे, उनके मूवमेंट्स के पीछे पीछे जाते थे, है ना। बात समझ गए आप कि एनिमल्स चल रहे हैं, एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के हैं, कार्निवोरस हैं या हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो अपने शिकार की तलाश में जाएगा, हर्बीवोरस एनिमल जो है वो घास की तलाश में, पत्तों की तलाश में जाएगा। तो जो आदमी, जो ह्यूमन इन एनिमल्स को मारते थे, जो इन एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये एनिमल्स चलते थे तो उसके पीछे पीछे आदमी भी चले जाते थे। तो ये दूसरा रीज़न हो गया क्यों हंटर गैदरर्स जो है वो चलते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तीसरा रीज़न ये है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनमें जो फ्रूट है, जो मतलब उनमें फल लगते हैं, वो अलग अलग सीजन में लगते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात तो है कि अगर कोई पेड़ है तो उसमें साल भर तो फल लगेगा नहीं, है ना। जैसे आपको भी पता है कि आम का अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, आज के समय में अगर आप जाने उस बात को, आम का कोई पेड़ है तो आम जो है वो गर्मियों के सीजन में लगेगा, सर्दियों में तो आम होगा नहीं, है ना। तो इसलिए जो पर्टिकुलर सीजन में जिस ट्री में फ्रूट्स हो रहे हैं, लोगों ने उसको खाया, वो खत्म हो गया, अब वो क्या करेंगे, बाकी सीजन में उनको दूसरे के जाना पड़ेगा जहाँ दूसरे तरीके के पेड़ होंगे, वहाँ पर जो अलग फ्रूट्स होंगे, है ना। तो इसलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की सर्च में भी लोग सीजन टू सीजन मूव करते थे। इसके बाद एक और कारण है कि प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी कहाँ पर मिलता है, लेक्स में, तालाब में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है। ठीक है, अब कुछ नदियाँ जो होती हैं वो तो पेरिनियल होती हैं, कुछ नदियाँ और कुछ तालाब, पेरिनियल मतलब जिनमें साल भर पानी रहता है। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं। सीजनल मतलब कि जिस समय ज़्यादा पानी हुआ, जैसे बरसात वगैरह के समय में, तो उनमें ज़्यादा पानी होगा, बाकी टाइम में उनमें पानी कम हो जाएगा या वो बिल्कुल सूख भी जाती हैं। तो कुछ लोग जो ऐसे नदियों के किनारों पर रहते हैं, ठीक है, जो रिवर्स क्या है, क्या है, सीजनल है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जब ड्राई सीजन होंगे विंटर या समर के समय में, तो उनको पानी की तलाश में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ रीजंस हो गए, कुछ कारण हो गए, जिसकी वजह से जो हंटर गैदरर्स कम्युनिटी हुआ करती थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी। ठीक है, यहां तक आप बात को समझे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता लगता है, हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात की है, पिछले चैप्टर में भी बात की है। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको हंटर गैदरर्स ने बनाया है और इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप बात कर लीजिए कुछ टूल्स की, जो टूल्स स्टोन के बने हैं, लकड़ियों के बने हैं या बोन्स के बने हैं। और इनमें से स्टोन के टूल्स जो हैं वो सबसे बेस्ट सर्वाइव कर पाए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वुड के या बोन्स के बने हुए जो टूल्स होंगे वो इतने समय के साथ साथ, आपका सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ हो रहा है तो उससे वो ख़राब हो गए। लेकिन स्टोन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है ना। तो इसलिए वो अभी तक ज़्यादा सर्वाइव कर पाया है। इनमें से जो टूल्स बने हैं, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था मीट कट करने के लिए, ठीक है, बोन्स को कट करने के लिए, जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क यानी कि जो पेड़ों की छाल होती है उनको छीलने के लिए,
या फिर जो एनिमल के हाइड्स होते हैं, एनिमल हाइड्स मतलब जो एनिमल की स्किन होती है, ठीक है, उनको निकालने के लिए बेसिकली एनिमल हाइड्स का मेन पर्पस क्या था, उसको बेसिकली यूज किया जाता था एज क्लॉथ्स, है ना, क्लॉथ्स के रूप में जो है वो यूज करते थे इसको। तो उसके लिए फ्रूट्स, है ना, यानी कि फलों को काटने के लिए इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, रूट्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। और कुछ जो काफ़ी छोटे टूल्स हुआ करते थे उनको बेसिकली हैंडल ऑफ बोन्स और वुड, यानी कि जैसे छोटे टूल्स हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको ये टूल दिख रहा है, तो इस टूल का इस्तेमाल ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। इसको क्या करेंगे कि किसी तरीके से एक हैंडल बनाएंगे बोन का या फिर वुड का, उसमें इसको जो है वो अटैच कर देंगे, ठीक है, तो इससे फिर थोड़ा सा चीज़ें करना आसान हो जाएगा। या फिर इसको स्पीयर्स बना सकते हैं, स्पीयर्स मतलब भाला तरीके का बना सकते हैं, ठीक है, या एरोज बना सकते हैं हंटिंग वगैरह करने के लिए, स्पीयर्स और एरोज हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। तो जो छोटे टूल्स हैं, है ना, उनको क्या करेंगे हम बोन्स या वुड्स के जो हैंडल्स हैं उनमें अटैच कर देंगे, है ना। और कुछ टूल्स जो हैं वो लकड़ी काटने के काम आएंगे, और लकड़ी का इस्तेमाल बेसिकली फायर वुड के रूप में भी किया जाता है ना, जलाने के लिए। और वुड का इस्तेमाल जो है वो हट्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टूल के हैंडल्स वगैरह वुड से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टूल्स दिखाए गए हैं इनका इस्तेमाल होता है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ठीक है, ऐसी रूट्स जिनको खाया जा सकता है उनको कलेक्ट करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। या फिर जो एनिमल स्किन, ठीक है, जो एनिमल स्किन से क्लोथ्स बन रहे हैं उनको सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए इस तरीके के जो पॉइंटेड टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, इस मैप में आपको अलग अलग प्लेसेस जो हैं वो अलग अलग जगह पर दिखाई गई हैं, ठीक है, अलग अलग कलर से, अलग अलग शेप से दिखाई गई हैं। आपको कुछ जगह जो हैं वो रेड कलर के ट्राइंगल से दिखाई जाएंगी, ठीक है, मतलब दिखाई गई हैं जो, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं। अभी साइट्स वर्ड का मतलब क्या होता है ये आगे देखेंगे। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं या आप कह सकते हैं ऐसी प्लेसेस हैं जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। इन जगहों को अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको इनको कहा जाता है पैलियोलिथिक साइट्स, ठीक है। पहली बात, पैलियोलिथिक क्या होता है ये आगे समझेंगे। पैलियोलिथिक साइट्स में आपको दिखेंगी बड़ी ही, आप कह सकते हैं फेमस साइट्स हैं। आपको एक जगह यहाँ पर दिख रही है, दैट इज इन कर्नाटक में ये जगह है, दैट इज हुंसगी, प्रेजेंट डे कर्नाटक में है। सिमिलरली करनूल केव्स भी वहीं पर मिलेंगी आपको। मध्य प्रदेश में आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में बताया था नर्मदा रिवर के बारे में, तो नर्मदा रिवर के जस्ट नॉर्थ में आपको मिल जाएगा भीमबेटका, ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और अगर आप ये जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं इसकी अगर आप सबसे पुरानी साइट्स जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एक जगह मिलेगी, दैट इज बोरी वैली, ठीक है, बोरी वैली मिलेगी इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये नियर पुणे के पास है कहीं, है ना, पुणे के पास है बोरी वैली। इसको आप एक जगह के नाम से कंफ्यूज मत होना, आपको मुंबई में एक एरिया पता होगा जिसका नाम है बोरीवली, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। बोरीवली का बोरी वैली से कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि बोरी वैली भी जो है वो महाराष्ट्र में है, पुणे के पास है, ठीक है। और ये क्या है, पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक साइट है, बेसिकली ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक साइट्स आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक जगह और है जो कि अर्लीस्ट पैलियोलिथिक साइट्स मानी जाती है, इसका नाम है अट्टीराम, अट्टीराम पक्कम, ठीक है, अट्टीराम पक्कम। ये कहाँ है, दिस इज इन तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिखाई जैसे कि हुंसगी, कुरनूल केव्स वगैरह हो गया, ठीक है। इसके बाद कर्नाटका में ही आपको एक जगह का नाम और मिलेगा। ये बाकी सारे के सारे जो नाम्स हैं, है ना, ये पोजीशन मतलब इनकी कहाँ पर लोकेशन है और ये सब, ये हम आपको मैप में एक नोट्स में दे देंगे, ठीक है। जैसे एक जगह का नाम आपको मिलेगा हिसामपुर, फिर आपको तमिलनाडु में कुछ जगह का नाम मिलेगा जैसे कि पल्लावरम हो गया, गुंडी केव्स हो गया, ठीक है। राजस्थान में आपको एक जगह का नाम मिलेगा दिद्वाना, यूपी में आपको नाम मिलेगा एक जगह बेलन वैली, है ना, भीमबेट का तो मैंने आपको मध्य प्रदेश में बता ही दिया। तो ये सारे के सारे जो लोकेशंस हैं एग्जैक्टली मैप में कहाँ पर हैं ये आपको हम नोट्स में दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकता, बट मैंने आपको जो मेन मेन है वो बता दिए। ये बोरी वैली को याद रखिएगा और ये अट्टीराम पक्कम को याद रखिएगा, ये अर्लीस्ट पैलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादातर साइट जो हैं वो बताई गई हैं कि सोर्सेज ऑफ वाटर जैसे कि रिवर्स या लेक्स के पास पाई गई हैं, ठीक है। अब स्टोन टूल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि टूल्स बनाने के लिए स्टोन का यूज़ करते हैं और स्टोन टूल जो है वो ज़्यादा मजबूत भी हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं। तो लोगों ने ऐसी जगह खोजना शुरू किया जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के टूल्स जो हैं या स्टोन्स जो हैं वो अवेलेबल थे,
ठीक है, तो इसके बाद आगे देखें, हम पहले बात कर लेते हैं साइट्स क्या होती हैं, है ना। ये पिछले वाली स्लाइड में नाम आया है स्लाइड साइट्स का। तो साइट्स क्या होती हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स दैट इज टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। यानी कि साइट्स जो हैं वो ऐसी प्लेसेस हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ वस्तुओं के, कुछ चीज़ों के रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, रिमेन्स का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं अवशेष मिले हैं। ठीक है, मतलब आज की समय में अगर हम बात करें तो उस समय के, ठीक है, या आज से मिलियन ऑफ ईयर्स एगो के जो टूल्स हैं, जो उस समय के पॉट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो आज तक बिल्कुल इंटैक्ट तो नहीं होंगे। ठीक है, कुछ उनके रूइंस होंगे, रूइंस मतलब कि खंडहर जिसको कहते हैं, टूट फूट हो गई होगी, है ना। तो उनके जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, जहां पर वो मिलते हैं, है ना, जिन प्लेसेस पर ये रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक पॉट्स, टूल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा मिलते हैं, उनको कहा जाता है साइट्स। ठीक है, अब ये जो थिंग्स हैं इनको बनाया गया, इस्तेमाल किया गया और लोगों के द्वारा फिर ये वहीं रह गई, छूट गई, है ना। अब ये जो टूल्स वगैरह हैं या ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ पर मिलती हैं? सरफेस के ऊपर भी मिल जाती हैं कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर सरफेस के अंदर भी मिलती हैं, है ना, मतलब ज़मीन के नीचे दबी भी मिलती हैं, ये कभी कभी पानी के अंदर भी मिलती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं इनको क्या कहा जाता है? ऐसी जगहों को दे आर कॉल्ड एज साइट्स। ठीक हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और जगह का जिक्र है, इमेज भी आपके बुक में दी गई है, दैट इज भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो है वो आज का प्रेजेंट डे हमारा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर है। और मध्य प्रदेश के भी अगर मैं आपको बताऊँ तो जो रायसेन जिला है, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब भीमबेटका के जो ये साइट है जहाँ पर केव्स और रॉक शेल्टर्स हमें मिलते हैं, है ना, यहाँ पर रॉक्स और केव्स और रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। इस जगह की खोज जो है वो करी है डॉक्टर वी एस वकांकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर वी एस वकांकर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकांकर, इन्होंने 1957 में इस साइट की खोज की है। ठीक है, और इसको आप ये भी याद रखिएगा कि जो भीमबेटका के ये हैं रॉक शेल्टर्स हैं, इनको 2003 में यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है इन 2003। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं इनको 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। रायसेन में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और डॉक्टर वी एस वकांकर, विष्णु श्रीधर वकांकर, इन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब लोग जो हैं वो इस तरीके की केव्स का यूज़ करते थे, नेचुरल केव्स हैं। और इन केव्स का यूज़ क्यों करते थे? क्योंकि उनको रेन से, हीट से और विंड से, ठीक है, इन सब से क्या मिलती थी? शेल्टर मिल जाती थी केव्स में, है ना। और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये नर्मदा वैली के पास प्रेजेंट है। ये मैंने आपको पीछे मैप में भी दिखाया, मैं एक बार फिर से अगर आपको दिखाऊं, मैंने बताया कि ये नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर के जस्ट नॉर्थ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज भीमबेटका। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर, कि आपको क्या लगता है या आप क्या सोच सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर क्यों रहना लोगों ने पसंद किया होगा, या ऐसी जगहों को ही लोगों ने क्यों चुना होगा रहने के लिए? तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। क्योंकि ये जो इस तरीके की केव्स वगैरह है ना जहाँ पर लोग रहा करते थे, उनकी दीवारों पर पेंटिंग्स भी मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास उस समय आप ये कह सकते हैं कि अपने इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, है ना, तो वो क्या करते थे? पेंटिंग्स बनाया करते थे इस तरीके की। अब यहाँ पर आपको देखिए जो पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, इसमें क्लियरली क्या दिख रहा है? एक एनिमल दिख रहा है, वो भागता हुआ लग रहा है, उसके पीछे से एक आदमी भाग रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये एक क्या हो रहा होगा कि जानवर भाग रहा है, उसके पीछे आदमी भाग रहा है, उसका शिकार, हंटिंग का ये सीन हो सकता है। ठीक है, दिस सीन कुड बी दैट ऑफ अ हंटिंग, शिकार का ये दृश्य हो सकता है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो है वो आपको मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपको वही बताया जो भीमबेटका है, वहां पर इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह रॉक शेल्टर पेंटिंग में पाई गई हैं। ठीक है, इन पेंटिंग्स में आपको वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड स्किल, ये चीजें दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर भी दिख रही है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग अबाउट फायर। अब ये कह रहा है कि आप इस मैप में एक जगह ढूंढिए, दैट इज कुरनूल केव्स। ठीक है, ये है वो जगह, मैंने बताया प्रेजेंट डे कर्नाटक में। यहाँ पर जो है वो राख के ट्रेसेस पाए गए हैं। राख आई है तो इसका मतलब आग भी होगी, है ना। तो यानी कि यहाँ के लोगों को हमें ये पता लगता है कि पीपल विद फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर।
अब फायर को लेकर कहानी ये है कि फायर जो है वो आदमी ने डेलिबरेटली डिस्कवर नहीं की। ठीक है, फायर को लेकर ये कहा जाता है कि फायर वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। ठीक है, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। आपको एक पत्थर का आपने मतलब आपने इस तरीके का एक वो देखा होगा, क्या कहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री में या किसी मूवी में देखा होगा कि एक अर्ली मैन्स है, ठीक है, और वो अर्ली मैन क्या कर रहे हैं, वो एक पत्थर को आपस में घिस रहे हैं। ठीक है, उनके दोनों हाथ में दो पत्थर के टुकड़े हैं, वो उन पत्थरों को आपस में घिस रहे हैं और उससे क्या हो रही है, चिंगारी निकल रही है और वहीं से आग निकल रही है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो पत्थर होता था जिससे चिंगारी निकलती थी उसको कहा जाता था फ्लिंट स्टोन। ठीक है, फ्लिंट स्टोन को घिसने से चिंगारी निकलती है। ठीक है, इसका एक मॉडर्न डे में जो यूज है इस फ्लिंट स्टोन का, ये बेसिकली जो सिगरेट लाइटर्स हुआ करते हैं, जो मॉडर्न सिगरेट लाइटर्स हैं उसकी नहीं, जो थोड़े समय पहले सिगरेट लाइटर्स यूज होते थे उसमें भी ये स्पार्क जनरेट करने के लिए फ्लिंट स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब फायर के जो एविडेंस हैं उसको लेकर कहीं पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई बहुत प्रोमिनेंट टाइमलाइन तो नहीं मतलब क्लियर है कि कहाँ पर मिला है, लेकिन हम आगे जाके बात करेंगे। जो आपकी क्लास 11th की एक बुक है ना, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके एक टाइमलाइन उसमें दी गई है और उसमें ओवरऑल पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एविडेंस ऑफ फायर मिलते हैं वो मिलते हैं लगभग अफ्रीका से। ठीक है, और अफ्रीका में भी लगभग आज से आप कह सकते हैं कि 1.4 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, यहाँ पर जो हमारे होमो सेपियंस हैं उनके आप कह सकते हैं पूर्वज, जिनको कहा गया है होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस के साथ पहली बार एविडेंस मिलता है अफ्रीका में लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और एशिया की बात बताई गई है लगभग आप कह सकते हैं कि 7 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, 7 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट आपको चाइना से एविडेंस मिलता है किसका, फायर का। ठीक है, तो यहाँ पर कुरनूल केव्स, मतलब आप इसके हिसाब से ये समझ सकते हैं कि फायर का जो फर्स्ट एविडेंस मिला है वो हमें मिला है लोअर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक का मतलब हो गया कि जो पैलियोलिथिक एरा है या एज है उसका भी जो सबसे पहला पीरियड है वहां से। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब फायर का इस्तेमाल जो है वो कई चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइट के सोर्स के रूप में, क्योंकि रात के समय में आप मैंने पीछे बताया कि लोग जो है वो इस तरीके के नेचुरल केव्स वगैरह में रहते थे, है ना, वहाँ पर अब बिजली तो है नहीं, है ना भैया, पुराना समय है, बिजली तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट के रूप में फायर का यूज़ करते थे ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे। अब जब तक फायर नहीं थी तब तक लोग क्या करते थे, हंटर गैदरर्स तो पहले भी थे, चलो फ्रूट्स तो फिर भी समझ में आता है कि कच्चे खा लिए, है ना, वेजिटेबल प्रोड्यूस तो खा ली, लेकिन मीट का क्या करेंगे, मीट भी कच्चा खाते थे पहले से वो। लेकिन अब जब आग का पता लग गया, फायर का एविडेंस आ गया, फायर का यूज़ हो गया शुरू, तो उन्होंने मीट को भी भूनना शुरू कर दिया, रोस्ट करना शुरू कर दिया, है ना, खाना पकाना सीख गया, वो टेस्ट आने लग गया उनको खाने में। और दूसरी बात यह है कि रोस्ट मीट खा रहे हैं, है ना, कुक्ड मीट खा रहे हैं, तो उससे वो डाइजेशन के लिए भी थोड़ा सा बेटर है ना। और साथ ही साथ वो एनिमल्स को स्केयर करने के लिए भी इस तरीके के फायर का यूज़ करते थे, खासकर रात के समय में जब वो अपनी केव्स के अंदर हैं तो क्या करते थे, क्योंकि जो केव का एंट्रेंस है वहाँ पर आग जला देते थे, तो उससे जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो दूर रहते थे। क्योंकि उस समय का जो पीरियड है, मैंने आपको शायद ये पिछले चैप्टर में ही बताया था कि उस समय लोगों के लिए सर्वाइवल जो है वो बड़ा कठिन था। ठीक है, सर्वाइवल इतना आसान नहीं था, सर्वाइवल वॉज वेरी टफ। ठीक है, तो सर्वाइवल टफ होने की वजह से उनको जंगली जानवरों से भी बच के रहना होता था, तो उसके लिए भी ये फायर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब आज हम लोग फायर का इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए करते हैं, है ना, कुछ तो बड़ी कॉमन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये जो नेम्स और डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पैलियोलिथिक वगैरह, ये सब क्या है। ठीक है, देखो जिस पीरियड के बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एक लंबा नाम दिया हुआ है, जैसे वो कहते हैं इस पीरियड को पैलियोलिथिक। और ये पैलियोलिथिक जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक है पैलियो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। यानी कि जहां पर हमें स्टोन टूल्स के बारे में पता लगता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स के बारे में पता लगता है, वो पीरियड है कौन सा, पैलियोलिथिक, है ना। और पैलियोलिथिक का जो पीरियड है ये लगभग आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि आप से 20 साल पहले, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड है वो कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड। और ये पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक आप लगभग मान सकते हैं कि 2 मिलियन ईयर्स से लेकर लगभग आप ये मान लीजिए
कि 3 लाख, ठीक है, 3 लाख साल तक, मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, 3 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, 3 लाख से लेकर लगभग 30,000 साल, मतलब 3 लाख ईयर्स अगो से लेकर 30,000 ईयर्स अगो तक बिफोर प्रेजेंट, वो ईयर आपका मिडिल पैलियोलिथिक है। और अपर पैलियोलिथिक लगभग आप मान सकते हैं कि 30,000 साल बिफोर प्रेजेंट, यानी कि अगो 30,000 साल ईयर्स एगो से लेकर लगभग 10,000 12,000 साल ईयर्स एगो तक, ठीक है, वो कहलाता है अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। और ये जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है उसका 99% इसी पीरियड में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ वर्षों के बाद, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, यानी कि 2,000 साल का जो पीरियड है, जब हम देखते हैं कि कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होने लगते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस पीरियड को कहा जाता है मीजोलिथिक, ठीक है, मिडिल स्टोन एज। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। इस मीजोलिथिक एज के दौरान जो टूल्स पाए गए हैं वो थोड़ा सा छोटे हो गए हैं कंपेयर टू देयर ओल्ड ओल्ड स्टोन एज, या पैलियोलिथिक एज के कंपैरिजन में जो टूल्स हैं वो थोड़ा सा छोटे हो गए हैं, और इनको कहा गया है माइक्रोलिथ्स, ठीक है। माइक्रो का मतलब ही वही होता है छोटे, ठीक है। और ये माइक्रोलिथ्स का जो यूज़ है, अब वो क्योंकि छोटे टूल्स हैं तो उनको आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, उनको आपको हैंडल्स में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बोन्स और वुड्स के हैंडल बना के उनमें फिट करेंगे, है ना। और इनको एज अ सॉज, मतलब आरी के रूप में, सिकल, या जो जिसको क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी टाइप की, है ना। कुल्हाड़ी तो एक्स हो गया, सिकल को क्या बोलते हैं आप, वो जो मतलब फरसा टाइप का होता है ना, उसको वो बनाते हैं कैसे, जो ये माइक्रोलिथ्स यानी कि जो स्मॉल टूल्स हैं उनको बोन्स और वुड्स के हैंडल में अटैच करके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्डर वेराइटीज़ के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं अभी भी। और ये नए तरीके के टूल्स यानी कि स्मॉल टूल्स, माइक्रो टूल्स जो हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद जो नया स्टेज या नेक्स्ट स्टेज आता है, लगभग जो 10,000 साल पहले से शुरू होता है, उसको कहा जाता है न्योलिथिक, ठीक है। तो न्योलिथिक का मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिए, है ना। वो पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, तो न्योलिथिक का मतलब क्या हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम अपनी जो कहानी है उसको इतना ही रखते हैं, है ना। और आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हो सकता है कि हम लोग अगले चैप्टर से इस कोर्स को पूरा का पूरा डायरेक्टली बुक से ही पढ़ें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, आप लोग कमेंट करिएगा, जैसा भी रहेगा फिर उसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस पूरे के पूरे बुक के जो आपको नोट्स अगर चाहिए तो ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारी जो वेबसाइट है okul.co, वहाँ पर आप चले जाएं, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर ये सारे वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।